हमारी इस वीडियो को देखने वाले ना 80% लोग सैलरीड है। तो जब कभी भी पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट आती है तो उनके जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस दिवाली अक्टूबर से पहले ईपीएफओ ने कुछ बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं पीएफ के बारे में। तो यहाँ पर जो ईपीएफओ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऐसा भी बोल रहे हैं कि ईपीएफओ 3.0 हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस अनाउंस हुए हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है ताकि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं विड्रॉल पजल के बारे में, जहां पर आपको थोड़ा सा हम सबको कंफ्यूजन हो गया कि हम 100% विड्रॉ कर सकते हैं या फिर 75%। अब यहाँ पर उनका कहना है कि आप 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि 25% आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 100% विड्रॉल भी है और 25% मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके हिसाब से आपका जो टोटल कॉर्पस है उसको जो 75% है वो उनके हिसाब से 100% है, तो वो आप निकाल सकते हो। बाकी 25% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि आप 75% अमाउंट ही विड्रॉ कर पाओगे। इसको ना एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपके अमाउंट जो है वो कॉर्पस जो है वो 10 लाख रुपीज है, तो यहाँ पर आप उसके 75% यानी कि 7.5 लाख विड्रॉ कर पाओगे, 2.5 लाख लॉक हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे ये अच्छा है या बुरा है, तो मेरे नजरिए से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा उनके लिए है जिनको पूरा पैसा निकालना है, उनका कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर फंस रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये हक होना चाहिए कि उनको 100% अगर विड्रॉ करना है तो वो 100% कर पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि क्या होता है ना कि जब लोगों को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ती है तो लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए सब कुछ जो अपनी सेविंग्स है उसको तोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन असल में ये जो पैसा है ये आपके रिटायरमेंट के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए ये एक जबरदस्ती का फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जहां पर आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट यहाँ पर मिलनी चाहिए। इस दौर पर इस नियम को लागू किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस नजरिए से ये बहुत अच्छा है। बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में, जो कि है द सर्विस रूल। अब यहाँ पर ना सर्विस रूल मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक अच्छा रूल है या एक अच्छा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आपको पार्सल विड्रॉल करना है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी थी सर्विस के लिए। जैसे कि अगर आपको बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए तो यहाँ पर 7 साल के लिए आपको सर्विस मतलब फिक्स सर्विस करनी जरूरी थी। उसके बाद अगर आपको घर के लिए चाहिए तो 5 साल, फॉर एग्जाम्पल 5 साल आपको सर्विस करनी जरूरी थी। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने चेंज ये करवा दिया है कि आपको किसी भी कारणवश अगर पैसे निकालने हैं, आपको पार्सल विड्रॉल करना है, तो यहाँ पर अब आपको 12 महीने यानी कि 1 साल की सर्विस करनी जरूरी है। यहाँ पर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है, तो इन्होंने इस चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो पर्सनली लगता है कि ये एम्प्लॉयज के लिए ना बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को बस अब अलग अलग रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 साल की अगर सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो, इतना ही उन्हें याद रखने की जरूरत है। दूसरी चीज कि अब ना यंग एम्प्लॉयज जो है उनके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि उनको अगर 2-3 साल बाद सर्विस के अगर घर लेना पड़ रहा था तो यहाँ पर वो अपने पीएफ को टच भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब 1 साल के बाद वो अपने 75% तक के जो कॉर्पस है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है यंग एम्प्लॉयज के लिए, और मुझे लगता है कि इस एक चीज के लिए ना डिपार्टमेंट की तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों एम्प्लॉयज की इन्होंने लाइफ को आसान बना दिया। जो तीसरा रूल है वो है कि विड्रॉल आप कितनी बार निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ना पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन थी कि आप कितने बार पैसा निकाल सकते हो। एडवांस पीएफ आप पहले सिर्फ 3 बार निकाल सकते थे, लेकिन अब अपनी एजुकेशन के लिए या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 बार पैसा निकाल सकते हो, और अपने मैरिज के लिए 5 बार पैसा निकाल सकते हो। लगता है कि एक बहुत ही सोचा समझा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर अगर जिनको 2-3 बच्चे हैं उनके लिए काफी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर अलग अलग स्टेज पर उनके एजुकेशन के लिए आप पैसा निकाल सकते हो, या फिर शादी के लिए अलग अलग बच्चों के स्टेज, जो भी स्टेज पर जो बच्चा है उस हिसाब से, अगर एक की शादी है एक का एजुकेशन है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पैसे निकाल पाओगे। चौथे रूल की बात करते हैं, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आप नौकरी जाने के बाद 1 महीने बेरोजगार रहते थे तो यहाँ पर आप अपने 75% को निकाल पा, मतलब जो भी आपका 75% का हिस्सा है कॉर्पस, वो आप उसको निकाल पाते थे। अगर आप 2 महीने बेरोजगार रहते थे, यहाँ पर आप 100% अपने कॉर्पस को निकाल पाते थे। पेंशन वाला जो हिस्सा है वो भी आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते थे। ये रूल ना उनके लिए काफी बढ़िया था जिनकी अचानक नौकरी चली जाती थी। लेकिन नया रूल क्या कहता है, नया रूल ये कहता है कि अब आपकी नौकरी जाने के बाद आपको, अगर आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना है पीएफ का, तो यहाँ पर आपको 12 महीने की 1 साल वेट करना पड़ेगा।
और अगर पेंशन वाला जो हिस्सा है, जो ईपीएस हम लोग बोलते हैं, उसके लिए आपको 36 मंथ्स यानी कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पीएफओ है उनका इंटेंशन ये रहेगा शायद से कि लोग जॉब करते वक्त, जॉब स्विच करते वक्त अपना पीएफ का पैसा ना निकाले, क्योंकि वो ज्यादातर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को वो बढ़ता रहे साइड में, और लोग अपने पीएफ अकाउंट से पैसा ना निकाले। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इंसान की जॉब चली जाती है तो उसको इमीडिएट फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसकी बच्चों की स्कूल की फीस होती है, घर का खर्चा होता है। तो ऐसे में उसके पास जो सेविंग्स होती है वो 1 से 2 महीने में खत्म हो जाती है, तो वो 12 महीने कैसे रह पाएगा? आखिरकार जो सेविंग्स है वो उस वक्त अगर काम नहीं आई तो फिर उसका क्या फायदा? 12 महीनों के बाद वो क्या ही प्लान करेगा? और अगर 12 महीने उसको वेट करना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पर जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यहाँ पर पर्सनल लोन्स के चक्कर में फंसेंगे, या फिर जो रिश्तेदार है दूर के या फिर पास के, उनसे वो पैसा मांग के कहीं ना कहीं उनके ऊपर लोन चढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अपडेट है, इसको रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। मुझे पता नहीं ये अपडेट क्यों लाया गया, लेकिन यहाँ पर ये अपडेट जो है वो ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पांचवा है ऑटो क्लेम सेटलमेंट। अब आप खुद सोच के देखिए, ये एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद सोच के देखिए कि आपने ऑनलाइन क्लेम किया और उसके बाद आपको थोड़ी देर में मैसेज आ जाए योर क्लेम हैज बीन सेटल्ड एंड योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आपको कितनी खुशी होगी, क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया था विड्रॉ करने के लिए और बहुत हेक्टिक था प्रोसेस, बहुत ही मुश्किल है इनका। लेकिन अब इस अपडेट के बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। काम कैसे करेगा? तो अगर आपका केवाईसी यानी कि अकाउंट, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड यूएन से करेक्टली लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली जो क्लेम है वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑटो क्लेम के लिए जो लिमिट है वो अभी थोड़ी कम है, लेकिन वो बाद में बढ़ जाएगी। जहाँ पर पहले 15-20 दिन लगते थे, वो अब 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पैसे बैंक में आ जाएंगे। छठा है सीमलेस ऑटो पीएफ ट्रांसफर। आपको पता है कि पीएफ ट्रांसफर करना कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा सरदर्द था, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म 13 भरो, फिर पुराने कंपनी से फॉलोअप करो, नए कंपनी से फॉलोअप करो, तो बहुत टाइम लगता था, और ऐसे इसी चक्कर में लाखों करोड़ लोगों के पुराने पीएफ में पैसा फंसा हुआ है। लेकिन अब नए रूल के तहत यहाँ पर जैसे ही नई कंपनी आपका पीएफ प्रोसेस करेगी, तो यहाँ पर यूएन के द्वारा जो भी आपके पुराने अकाउंट में, पीएफ के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो यूएन डिटेक्ट करेगा और सीधा आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सातवां है पेपरलेस फॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता था, पहले आपको बहुत सारे फॉर्म्स के नाम याद रखने पड़ते थे अलग अलग चीजों के लिए। फॉर्म 31 हो गया, या फिर फॉर्म 19 हो गया, 10C हो गया। लेकिन यहाँ पर अब ईपीएफओ क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है एक मल्टीपर्पज फॉर्म के अंदर, जहां पर आपको ज्यादा कुछ फॉर्म्स की नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्म के द्वारा सारी चीजें कर पाओगे। आठवां है रिमूवल ऑफ टीम रेजिग्नेशन। अब यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय काम करके अपना पूरा पीएफ निकाल लेता है, 100% पीएफ अपना पीएफ उसने निकाल लिया, तो यहाँ पर जब फाइनल उसका पूरा जो पीएफ है उसके अकाउंट में चला जाएगा, उसके बाद उसको टीम रेजिग्नेशन माना जाता था, और उसकी पिछली जो भी सर्विस थी, जितने साल भी उसने सर्विस करी है, वो जीरो हो जाती थी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ना उसके पेंशन एलिजिबिलिटी पर होता था, जहां पर आपको 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस जरूरी है। नया रूल ये कहता है, नया अपडेट ये कहता है कि आपकी सर्विस हिस्ट्री को ना फाइनल सेटलमेंट ब्रेक नहीं करेगा पीएफ का, और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। पर मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक छोटा सा अपडेट है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो मजबूरी में पीएफ निकालते हैं। तो ये उनकी सर्विस हिस्ट्री को भी ब्रेक नहीं करता है, और प्लस उनकी जो कंटिन्यूटी है वो भी बनी रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग ना ये वीडियो बनाकर उसको ब्रेक डाउन करने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आप तक पहुंचाने में। तो प्लीज अगर आप एक छोटा सा कमेंट कर पाओ वीडियो को पॉज करके कि दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन ईपीएफओ, तो हमारी बहुत बढ़िया होगा और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। अब फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं, ईपीएफओ 3.0 क्या आपके लिए सही है या बुरा। अब सबसे पहले गुड पॉइंट्स देख लेते हैं, जहां पर सबसे पहले मुझे लगा कि जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वो बहुत बढ़िया लगा। अब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे क्लेम करने के बाद। उसके बाद नो डीम्ड रेजिग्नेशन जो मैंने आपको बताया, जहां पर आपकी सर्विस हिस्ट्री अब ब्रेक नहीं होगी, तो ये काफी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। तीसरा सिंप्लीफाइड सर्विस रूल। अब 12 महीनों की सर्विस आप करोगे, उसके बाद भी आप अपने पेंशन को निकाल पाओगे, ये भी चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी मुझे खामी ये लगी कि 25% बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, और उसके बाद जॉब लॉस के बाद आपको 12 महीने वेट करना पड़ रहा है। वैसे तो ये ईपीएफओ को जो मैंने आपको अपडेट्स बताई ये पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन ये जो 2 रूल्स मैंने आपको बताई, ये जो 2 खामियां बताई, ये सारे के ऊपर पानी फेरने का काम कर रही है। यहाँ पर अब ना आप पीएफ को इमरजेंसी फंड समझने की गलती बिल्कुल ना करें। आप साइड में अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आप स्टार्ट कर दो। तो ये था पूरा पोस्टमार्टम ईपीएफओ का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा कमेंट प्लीज कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन ईपीएफओ।
मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।